देखो आज वाली क्लास में हमें क्या स्टार्ट करना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर देखना है। ठीक है, प्रकाशिक समावयवता यहाँ पर किस तरह से शो होती है। ठीक है, प्रकाशिक समावयवता के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, यानी प्रकाशिक सक्रिय है या सक्रिय नहीं है। ठीक है, तो वो चेक करने के लिए कुछ कंडीशंस होती है। कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि उसके अंदर कोई सिमेट्री एलिमेंट है या नहीं है, सममिति का कोई तत्व उपस्थित है या नहीं है। अब ये सममिति के तत्व कौन कौन से होते हैं? हाँ, सममिति का तल, सममिति का अक्ष और सममिति का केंद्र। ठीक है, तीन होते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, और तीसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तीन होते हैं। आपको अगर ये तीनों के तीनों किसी भी मॉलिक्यूल में मिलते हैं तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, असक्रिय होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हमें प्लेन मिल रहा है, यानी हम एक मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, एक दूसरे के इफेक्ट को हमेशा कैंसिल कर देता है। ठीक है, यानी अगर वो मॉलिक्यूल समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाता है तो अगर उसमें से कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या कोई भी सिमेट्री एलिमेंट जाएगा तो वो एक हाफ पार्ट दूसरे हाफ पार्ट के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। ठीक है, पूरा ओवरऑल मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो किरेल मॉलिक्यूल है या नहीं है। जो आपका सेंटर का जो भी मॉलिक्यूल है वो किरेल है या नहीं है। ठीक है, अगर वो किरेल है, ठीक है, तो फिर क्या चेक करना होता है कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। नॉर्मल मॉलिक्यूल्स की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट नहीं है तो फिर आपको क्या करना होता है, उसका मिरर इमेज बनाना पड़ता है, दर्पण प्रतिबिंब बनाना पड़ता है। और दर्पण प्रतिबिंब भी एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होना चाहिए, तब वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, तब वो मॉलिक्यूल प्रकाशिक सक्रिय होता है। यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। प्लेन नहीं, कोई भी सिमेट्री का एलिमेंट, सममिति का कोई भी तत्व उपस्थित है या नहीं है। अगर सममिति का तत्व उपस्थित नहीं है, ठीक है, तो हमें आगे चेक करना है कि इसका मिरर इमेज बनता है या नहीं बनता है। अगर मिरर इमेज बनता है और वो सुपर इम्पोज अध्यारोपित नहीं होता है तो मतलब वो मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसके दो फॉर्म मिलते हैं, यानी मिरर इमेज के दोनों जो फॉर्म है वो उसमें से एक डी होगा और एक एल होगा। स्मॉल डी और स्मॉल एल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये हमारी क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी देखी जाती है, और इसी से ही हमें ये ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलेंगे, यानी डी फॉर्म और एल फॉर्म मिलेगा। हम एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि ये डी होगा और ये एल होगा, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि ये दो मिरर इमेज है, इसमें से एक डी है और एक एल है। ठीक है, ये आपको चेक करना है। अब एग्जांपल लेते हैं अपने, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर हमने 4 देखा था पहले जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। तो यहाँ अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लेते हैं तो दो तरह की स्ट्रक्चर बनती है, एक टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेनर। तो अगर स्क्वायर प्लेनर कोई स्ट्रक्चर है तो उसमें सिमेट्री एलिमेंट होता है या नहीं होता है, ये बताओ पहले। देखो अपने स्टार्टिंग से वही करते हैं, फिर समझ में आएगा। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब भी हम पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं जो आपका नॉर्मल था आइसोमेरिज्म के अंदर उसमें कि कार्बन की रेल है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते थे, एक कार्बन, कार्बन के ऊपर जो 4 वैलेंसी जुड़ी हुई है, कार्बन पे 4 ही एटम जोड़ सकते हैं हम, चारों वैलेंसी अगर जुड़ी हुई है वो अगर डिफरेंट है, अलग है, तो वो क्या होता है, किरेल कार्बन होता है। ठीक है, जैसे ये वाला जो कार्बन है ये हमारा क्या है, किरेल कार्बन है, इसको हम हमेशा स्टार से लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखना होता है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, कोई भी सममिति का तत्व है या नहीं है। सबसे पहले ये तीनों चेक करते हैं, सममिति के तत्व कौन कौन से, सममिति का अक्ष, केंद्र और तल। ठीक है, अक्ष तो मैंने आपको बताया कैसे देखेंगे कि अक्ष होता क्या है कि एक सिंगल लाइन होती है और हम उसके थ्रू क्या करते हैं, रोटेट करके देखते हैं। ठीक है, सिंगल लाइन जैसे एक अक्ष जो कोऑर्डिनेट्स हम दिखाते हैं ये वाले तीनों,
एक्स वाई और जेड, ये तीनों क्या है, अक्ष है। यही अक्ष हमें क्या करने हैं, इन किरेल कार्बन में से पास करने हैं। ठीक है, उसको रोटेट करके देखना है कि अगर हमारा मोलिक्यूल सेम मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल के बाद। उसके बाद में क्या चेक करेंगे कि आपका कोई भी एंगल के बाद में सेम मोलिक्यूल मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, दूसरा हम क्या चेक करते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं, सममिति का केंद्र है या नहीं। तो सममिति का केंद्र कैसे चेक किया जाता है कि ये आपका केंद्र है, इस केंद्र से हम इस तरफ जाते हैं तो अगर हाइड्रोक्सी मिल रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट में उतनी ही डिस्टेंस पे हाइड्रोक्सी मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी सममिति का केंद्र नहीं है। ठीक है, और लास्ट होता है सममिति का तल। अब ये सममिति का तल कैसे देखते हैं हम, सममिति का तल इस तरह से देखा जाता है, कार्बन जो है उस पे 4 वैलेंसी है यानी 4 एटम जुड़े हुए हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय होती है। ठीक है, हम इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं उसको, हम क्या करते हैं या तो इसको इस तरह से शो करते हैं कि ये जो कार्बन है इसके ऊपर 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, वो क्या है, इस प्लेन के अंदर है यानी इस बोर्ड की प्लेन पे है, और 2 कहां पे है, एक आपकी तरफ और एक आपसे दूर, इस तरह से। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई जाती है, या आप ऐसे दिखाते हो, ऐसे, है ना, ये भी एक ही बात है, सेम ही बात है कि आपको क्या करना है, 4 बॉन्ड है इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल एंगल पे है। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके 2 जो बॉन्ड होंगे वो एक प्लेन में होंगे और 2 बॉन्ड इसके परपेंडिकुलर ऐसे होंगे। ठीक है, 2 ऐसे है तो 2 ऐसे होंगे, इस तरह से, ये हमारी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। तो एक्चुअल में हमें ये कार्बन इस तरह से मिलेगा, किरेल कार्बन। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक प्लेन कट करना है, ये वाला कट कर सकते हो। प्लेन का मतलब ये पूरे की पूरी एक शीट हम इसमें से गुजार रहे हैं। ठीक है, इसमें से गुजारेंगे तो इसके दोनों साइड जो आने वाले मोलिक्यूल है वो सेम होंगे, तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सममिति का तल है। तो इसके दोनों साइड दोनों इक्वल नहीं आ रहे। ठीक है, तो यहाँ पे सममिति का तल नहीं है। अगर हम ये प्लेन माने, ठीक है, अगर हम ये एक्स एक्सिस मान रहे हैं तो ये हमारा एक्स प्लेन है, एक्स का प्लेन है। तो ये वाला अगर प्लेन मानते हैं तो यहाँ पे दोनों ऊपर नीचे जो आ रहे हैं वो क्या है, सेम है, नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या चेक कर सकते हैं कि ये प्लेन मान ले, डायगोनल प्लेन है ये, ठीक है, विकिरण का प्लेन है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो इसके दोनों साइड कौन से हैं, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, ये सेम है या नहीं है। अब ये सेम होते तो भी ये क्या करते हैं, ओवरलैप नहीं करते। क्यों, क्योंकि एक ये आपकी तरफ है और ये प्लेन पे है ना, इसलिए ये यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये वाला प्लेन ले सकते हो, ये वाला। ठीक है, कोई भी प्लेन आप यूज करके देख सकते हो, अगर आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वहां पर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, वहां पर ऑप्टिकली वो इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, तो ज्यादातर जो कंपाउंड है वो कौन से होते हैं, वर्गाकार समतलीय होते हैं। और वर्गाकार समतलीय अगर संरचना है तो वहां पे आपको एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मिलता है, समिति का तल मिलता है, और समिति के तल मिलने की वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं। यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई भी आइसोमर्स नहीं बनेंगे। फिर आएगा हमारा कौन सा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कि अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है मतलब एक ही मेटल के ऊपर 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, स्ट्रक्चर उसकी क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, अष्टफलकीय होगी। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है हमारा कि अगर हमारे पास 6 के 6 लिगेंड सेम है, ठीक है, तो वहां पर ऑप्टिकली एक्टिव होता है या नहीं होता है। आपको सबसे पहले देखना है कि कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। ठीक है, ज्यादातर आपको इसमें क्या चेक करना होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करनी है। ठीक है, सारी में मत जाना, आप सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। फिर आपको उसका मिरर इमेज बनाना है, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। दर्पण प्रतिबिंब अगर सुपर इम्पोज यानी अध्यारोपित नहीं होता है
तो आपका वो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, ये आपका पहला एग्जाम्पल है। आपको क्या करना है, मेटल है, इसके ऊपर क्या है, 6 के 6 सेम लिगेंड जुड़े हुए हैं। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? एक डिफरेंट है। अब बताओ ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्रकाशिक समावयवता में सबसे पहले कोई भी मॉलिक्यूल के ज्यामितीय समावयवी देखते हैं, जैसे सिस ट्रांस है या नहीं है। ठीक है, अगर सिस ट्रांस है तो उस सिस ट्रांस का आपका दर्पण प्रतिबिंब बनता है या नहीं बनता है, दोनों का ये चेक करेंगे। अगर किसी मॉलिक्यूल में सिस और ट्रांस बन रहा है, ठीक है, तो सिस का दर्पण प्रतिबिंब बना के देखेंगे और ट्रांस का दर्पण प्रतिबिंब बना के देखते हैं। अगर दोनों के दर्पण प्रतिबिंब बनते हैं और अध्यारोपित नहीं होते हैं तो वो उसके क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएंगे, सिस का ऑप्टिकल आइसोमर और ट्रांस का ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, तो यहाँ पर उसके एक मॉलिक्यूल के 4 समावयवी, 4 प्रकाशिक समावयवी हो जाएंगे। सबसे पहले इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना के देखो, सिस और ट्रांस बनता है या नहीं बनता। उसके बाद में उसके मिरर इमेज बनाओ। प्रकाशिक समावयवता कोई मॉलिक्यूल क्यों दिखाता है? जैसे हमने ये बोला कि अगर कोई मॉलिक्यूल समतल ध्रुवित प्रकाश को डेक्स्ट्रा रोटेटरी घुमा दे, दक्षिणावर्त घुमा दे, तो वो स्मॉल डी होता है। अगर वो वामावर्त घुमाता है, ठीक है, तो वो स्मॉल एल होता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल जो है वो अपनी जगह पे क्या करते हैं, वाइब्रेशंस करते हैं। ठीक है, कंपन करते हैं। अगर वो कंपन करते हैं तो अगर हम बाहर से कोई भी लाइट उस मॉलिक्यूल के ऊपर डालते हैं तो वो वाइब्रेशन, अगर आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी अगर सारे मॉलिक्यूल सेम है, तो वो वाइब्रेशन जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर होंगे। ठीक है, वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ठीक है, अगर एक दूसरे के इफेक्ट को वो कैंसिल करते हैं तो वो क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब मान लिया हमारा ये प्लेन ऑफ सिमेट्री था इसमें, तो इसमें से आधे मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेंगे, प्लेन को डी यानी दक्षिणावर्त घुमाएंगे और आधे एल की तरफ घुमाएंगे। तो डी और एल वाला जो है उसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव से लिखते हैं। जो आपका विशिष्ट घूर्णन का मान है, स्पेसिफिक रोटेशन का वैल्यू है, वो एक तरफ पॉजिटिव आएगा, एक तरफ नेगेटिव आएगा। वो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 0 वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, सममित है, तो वो क्या करता है, उसके दोनों इक्वल जो पार्ट है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, प्रकाशिक अक्रिय हो जाता है। तब वो कोई भी स्पेसिफिक रोटेशन या विशिष्ट घूर्णन शो नहीं करता है। अगर वो विशिष्ट घूर्णन शो नहीं करता तो उसका कोई डी और एल फॉर्म आपको किसी भी सॉल्यूशन के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, डी और एल फॉर्म अगर मिलते हैं तो वो इक्वल अमाउंट के अंदर मिलेगा। कंटिन्यूअस कैसे दिखाओगे, दो दो ही है। अगर एबीसी दिखाओगे तो वो ट्रांस हो जाएगा, है ना। तो आपको सिस दिखाना है अगर, तो कैसे दिखाओगे कि 2A एक साइड रख दो, 2B एक साइड रख दो और 2C एक साइड रख दो। ये हमारा क्या होगा, सिस फॉर्म होगा। ठीक है, और अगर ये सिस फॉर्म है तो फिर क्या होगा, इसका आप दर्पण प्रतिबिंब बनाओ। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये A इधर आ जाएगा, B इधर आ जाएगा, ये C इधर आ जाएगा और ये B इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सुपर इम्पोज करके देखो। अगर सुपर इम्पोज यानी अध्यारोपण का कैसे करते हैं हम, कि इसको पूरे को उठाओ, इसके ऊपर रखो। ठीक है, तो ये सुपर इम्पोज नहीं होता है। यानी इस सिस फॉर्म के 2 ऑप्टिकल आइसोमर है, ये एक डी होगा, एक एल होगा, एक प्लस में लिखा जाएगा और एक नेगेटिव में लिखा जाएगा, इस तरह से।